हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 14, मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट, अर्थात प्रकरण 14वां, ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जब भी हम किसी घटक पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम प्रमुख मुद्दों को जानेंगे। तो हमारे इस पाठ का जो प्रमुख मुद्दा है वह है ऊष्मा के स्रोत, ऊष्मा का स्थानांतरण संचरण, ऊष्मा और तापमान और ऊष्मा का प्रभाव। इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ऊष्मा का स्रोत, अर्थात ऊष्मा या सामान्य भाषा में हम गर्मी जिसे कहते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले हम अपने अनुभव, आसपास के घटकों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें ऊष्मा के स्रोत या ऊष्मा मिलती है। तो सबसे पहले जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें रोशनी मिलती है सूर्य से, और गर्मी भी जो होती है वह सूर्य से ही प्राप्त होती है हमारे पूरे पृथ्वी को। तो ऊष्मा का सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य। तो सूर्य पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके केंद्र में हो रहे नाभिकीय संलयन के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह आग का गोला है और वहाँ से ऊष्मा, इतनी दूरी से ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र में भी ऊष्मा है। और हमने ज्वालामुखी की घटना के बारे में सुना होगा। तो यह ज्वालामुखी से निर्मित जो लावा आती है वह पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर केंद्र में उपस्थित ऊष्मा के कारण है। तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान बहुत अधिक है, तो इसका मतलब पृथ्वी भी ऊष्मा का स्रोत है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे केवल स्रोत के बारे में, क्यों, कैसे, कहाँ, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो सूर्य और पृथ्वी का केंद्र, इसके अलावा भी कई स्रोत हैं ऊष्मा के। तो हमने ईंधन को जलते हुए देखा है, बिजली द्वारा गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होते हुए देखा है, बिजली का चूल्हा, बिजली की इस्त्री, जो देख कपड़ा इस्त्री करने वाला मशीन, ये सब बिजली से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अर्थात विद्युत ऊर्जा से भी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और ईंधन, चाहे लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, पेट्रोल जलने से भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ये सब रासायनिक ऊर्जा है। तो ईंधनों के जलन से हमें ऊष्मा मिलती है।
ऊष्मा का अगला स्रोत है परमाणुओं का विखंडन। इस पर हमें बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं चर्चा करनी है, केवल इतना जानना है कि कुछ रेडियोधर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं केंद्रकों के विभाजन से भी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण होता है। इन सब के अलावा ऊष्मा का और एक प्राकृतिक स्रोत है हवा। तो हमारे आसपास पाई जाने वाली हवा में भी ऊष्मा होती है। तो ये रहे ऊष्मा के कुछ स्रोत। अब हम जानेंगे ऊष्मा का संचरण, वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। आखिर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है, ट्रेवल करती है। तो वह 3 माध्यम से ट्रेवल करती है। 3 प्रकार से संचरण होता है, जिनके नाम है, पहला है कंडक्शन, संचलन, दूसरा है कन्वेक्शन, संवहन, तीसरा है रेडिएशन, विकिरण। जो संचलन है सामान्य तौर पर ठोस पदार्थों द्वारा होता है। संवहन जो है वो सामान्यतः द्रव पदार्थों में होता है। और विकिरण बिना किसी माध्यम संपर्क के यह संचरण होता है, इसमें ऊष्मा का। तीनों का उदाहरण देख लेते हैं हम। तो ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। बराबर, ये हमने 6ठी कक्षा में देखा है। इसकी 3 विधियां हैं, संचलन, संवहन, विकिरण। अभी मैंने बताया। संचलन मतलब पदार्थ में ऊष्मा पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, वही गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा के रूप में हर पदार्थ के अणुओं में ऊर्जा रहती है। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है तो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और पदार्थ के अणु हिलते हैं, कंपन करने लगते हैं। और ठंडा होने पर या ऊष्मा कम होने पर पदार्थ के अणु हिलना बंद कर देते हैं। तो ऊष्मा बढ़ जाए तो अणु एक दूसरे से टकराकर अपनी ऊर्जा जो है आसपास के अणुओं को देते हैं, आसपास के अणु भी हिलने लगते हैं। तो यही है ऊष्मा का संचलन, यानी अणु जो है अपनी ऊर्जा बगल वाले अणु को देते हैं और यह गतिज ऊर्जा बाद में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो संचलन है यहाँ पर, एक अणु से दूसरे अणु में ऊर्जा जाती है, इसलिए कहते हैं संचलन। जैसा कि हम देख रहे हैं, जलती हुई ये आग है, बर्नर है, उसके आसपास की कोई पदार्थ है तो पास का अणु पहले गर्म होता है, फिर उसके बगल वाला अणु में वह ऊर्जा पहुंचती है। हिलने के कारण सभी अणु अपनी जगह पर ही हैं, केवल हिलने डुलते हैं और ऊर्जा बगल वाले को देते देते वह ऊर्जा, यहाँ देख रहे हैं, राइट साइड में पहुंच गया। तो ये से कहते हैं संचलन माध्यम, संचलन तरीका। उसका और उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यह एक लड़की बैठी है, लोहे की धातु की छड़ है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ वह सेंक रही है। तो उस सिरे में लोहा गर्म हो जाता है, धातु की छड़ जो भी है धातु वह गर्म हो जाती है। और आपने नोट किया होगा, इस तरह यह छड़ का एक सिरा गर्म होते होते धीरे धीरे पूरी छड़ गर्म होने लगती है और दूसरे कोने में जहाँ पर हैंडल हाथ पकड़ा गया है दूरी पर, वह भी गर्म होने लगता है। तो यहाँ से ऊष्मा वहाँ उस कोने में कैसे पहुँच गई? तो संचलन द्वारा, यानी
पहले सिरे का अणु गर्म होकर उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह अपने पड़ोस के अणु को देता है। ऐसे देते देते वह ऊर्जा दूसरे सिरे तक पहुंचती है। अणु वहीं रहते हैं, ऊर्जा पहुंच जाती है संचलन द्वारा। अगला तरीका है संवहन। सामान्यतः यह द्रव में होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी द्रव या उदाहरण पानी को गर्म करते हैं पेंदी में, तो पानी के अंदर जो आग के पास का अणु है वो गर्म होता है और हल्का होकर वह ऊपर जाता है और ऊपर जाने पर ऊपर की ठंडी जो ठंडा तापमान है यानी तापमान कम है, वह अणु नीचे आता है। तो अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। ठंडे अणु नीचे, गर्म अणु ऊपर, इस तरह चक्र इसमें चलता है और पानी धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है। तो पेंदी पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर बर्नर लगा है और पानी उबलता है। तो उबलने का मतलब है कि अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह तेजी से जाने लगते हैं। तो संवहन में क्या होता है, माध्यम पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे पदार्थ का अणु गर्म हो जाता है। सभी द्रव पदार्थ में संवहन की क्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है सामान्य तौर पर। उसके बाद तीसरा है विकिरण, यानी यहाँ पर न ठोस माध्यम है न द्रव माध्यम है, बिना माध्यम के भी विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य कितने ही लाखों किलोमीटर दूर है और कोई माध्यम नहीं है, फिर भी उसकी ऊष्मा हमारी पृथ्वी तक आती है। तो यह विद्युत जो है, यह ऊष्मा जो है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में संचरित होती है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा है, कहीं पर ज्वलन हो रही है तो दूर तक हमें उसकी आंच महसूस होती है। एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक यू आकार के लोहे की छड़ को अगर एक सिरे पे गर्म किया जाए तो धीरे धीरे दूसरा सिरा गर्म होता है। किस माध्यम से? तो वो होता है संचलन के माध्यम से। हमने देखा ठोस लोहे की या धातु की छड़ इस तरह गर्म होती है, लेकिन आप राइट साइड का दूसरा सिरा देखेंगे तो वह बीच वाले सिरे की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। कैसे? तो वह नज़दीक है, विकिरण द्वारा ऊष्मा ट्रेवल करती है और दूसरे सिरे को गर्म कर देती है, जबकि बीच वाला बाकी छड़ धीरे धीरे संचलन द्वारा गर्म होता है। तो संचलन भी हो रहा है, विकिरण भी हो रहा है, इसलिए जो दोनों सिरे हैं वो पहला सिरा गर्म होता है, फिर दूसरा सिरा गर्म होता है और फिर बीच वाला जो हिस्सा है, मोड़, घुमावदार वक्र भाग, वह धीरे धीरे गर्म होता है। तो संचलन भी हुआ, यहाँ विकिरण भी हुआ। तो हमने अभी बताया कि सूर्य की ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। कैसे? तो विकिरण द्वारा, बिना किसी माध्यम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा द्वारा यह ऊष्मा पहुंचती है। तो हमने देखा ऊष्मा का संचरण और ऊष्मा के स्रोत। अब हम जानेंगे ऊष्मा का और तापमान का क्या संबंध है। सामान्य तौर पर, हम बहुत गहराई से नहीं जाएंगे। तो ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। हमने देखा कि ऊष्मा प्रवाहित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा का रूप है और यह गतिज ऊर्जा के कारण होता है। किसी भी पदार्थ के अंदर जितनी गतिज ऊर्जा है सब मिलाएंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा बनती है।
और यह ऊर्जा तापमान के कारण हमें महसूस होती है। तो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा को जूल अथवा कैलोरी इकाई में व्यक्त करते हैं। सामान्य तौर पर हर ऊर्जा को जूल और कैलोरी में ही व्यक्त करते हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा को भी हम जूल अथवा कैलोरी में ही उसका मापन करते हैं। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय अंतरक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होती है। हमने देखा वह संचलन, संवहन, विकिरण द्वारा अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा वाली पदार्थ में ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है। जैसे कोई बहुत गर्म चीज़ है, अधिक तापमान वाली कोई लोहे की छड़ को पानी में हम डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और लोहा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। तो जल का तापमान बढ़ जाता है। तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो ऊष्मा और तापमान को गतिज ऊर्जा के संदर्भ में समझे। मैंने अभी पहले ही बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ के अंदर जो भी अणुओं की, परमाणुओं की गतिज ऊर्जा है, अंदर परमाणु की गतिज ऊर्जा यानी अणु हिलते रहते हैं, तो वो गतिज ऊर्जा सबका मिलाकर उसके संदर्भ में हम ऊष्मा और तापमान को समझेंगे। जैसे कि यह 3 पदार्थ देखते हैं। एक ठंडा गैसीय पदार्थ यानी सामान्य गैस हवा है, और एक गर्म गैस या गर्म हवा है, और तीसरा ठोस पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ के परमाणु हमेशा गतिशील होते हैं। परमाणुओं की गतिज ऊर्जा की कुल मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी परमाणु में जितनी भी गतिज ऊर्जा है कुल मिलाकर वो ऊष्मीय ऊर्जा है, और हर परमाणु की गतिज ऊर्जा का औसत लेंगे किसी भी पदार्थ का तो वह तापमान हो जाएगा। मैंने पहले बताया कि हमें इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, कुछ सामान्य जानकारी हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गैसीय पदार्थ के अंदर जो परमाणु है उसकी गति देखिए, ठंडे पदार्थ में गति बहुत धीमी है, गर्म गैस में वह तेज हो जाती है, ठोस पदार्थ में वह ट्रैवल ही नहीं करती, अपनी जगह पर कंपन करती है। तो ठंडे पदार्थ में जो ऊर्जा है वह कम होगी, गर्म गैस में ऊर्जा तेज होगी, ऊष्मा ज़्यादा होगी, और ठोस पदार्थ की यहाँ पर ऊर्जा कम होगी। अब तापमान के संदर्भ में हम देखें तो सामान्य तौर पर तापमान गर्म और ठंडा को लेकर हम चर्चा करते हैं, और ये सापेक्ष होता है, मतलब गर्म है या ठंडा। अब एक सीधा सा प्रयोग करके देखते हैं। हम 3 तरह का बर्तन लेते हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, और एक बीच वाले में दोनों को मिक्स करके पानी डालते हैं, मिश्र पानी है। अब हम क्या करेंगे, गर्म पानी में अपना एक हाथ और ठंडे पानी में एक हाथ अगर डाल के रखें, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद हम दोनों हाथ को निकाल कर एक साथ बीच वाले मिश्र पानी में अगर डालें तो क्या महसूस करेंगे। तो जो ठंडे पानी में जो हाथ था वह यहाँ गर्म लगेगा, और गर्म पानी में जो हाथ था वह ठंडा लगेगा उसे। तो यहाँ पर जो संवेदना महसूस हुई हमने सापेक्ष था, यानी हमारा
पहले तापमान कैसा था। पहले ज़्यादा था तो ये मिश्र पानी में कम लगेगा, पहले कम था तो मिश्र पानी में वह ज़्यादा महसूस होगा। तो गर्म या ठंडा होने की जो माप है, हम उसे मापते हैं, तापमान कहलाता है वह। सेंटीग्रेड, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट इत्यादि इकाइयों में नापते हैं। और उसे नापने का जो साधन है, सामान्य तौर पर उसे हम थर्मामीटर, तापमापी कहते हैं। तो तापमान केवल माप है, वह कोई ऊष्मीय ऊर्जा नहीं, वह एक माप है, गतिज ऊर्जा का औसत है केवल। तापमान मापन के लिए कई इकाइयाँ, प्रणालियाँ हैं, जैसे सेल्सियस मैंने बताया अभी, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब तापमान की इकाइयाँ हैं। जबकि ऊर्जा, ऊष्मा की इकाई जूल है ना, हमने देखा था केल्विन, जूल। तो जूल जो है हमने देखा वह किसकी इकाई है, ऊष्मा की। और केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस तापमान की इकाई है। तो सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी कहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, अगर हमें बुखार है तो वो थर्मामीटर हमारे शरीर पे या मुंह, जीभ के नीचे लगाता है और वह सेंटीग्रेड में अथवा फ़ारेनहाइट में तापमान नापता है। तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तापमान मापने की इकाइयाँ हैं। तीनों में क्या संबंध है उसे हम देखेंगे। तो C और F में संबंध देखते हैं। C/5 बराबर F-32/9 होता है। तो C/5 बराबर F-32/9, जबकि K और C में संबंध है K बराबर C-273.15। सामान्य तौर पर उसे K बराबर C-273.15 को हटा देते हैं कैलकुलेशन के सरलता के लिए। तो ये संबंध है C, F और K का। तो उपरोक्त सूत्रों की सहायता से हम तापमान की इकाइयों में आपसी परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेल्सियस में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा, तो हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। F दिया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, C ज्ञात करना है और K ज्ञात करना है। तो सूत्र C/5 बराबर F-32/9, पहला सूत्र है ना ये। तो यहाँ पर F का मान दिया गया है, तो C/5, F है 68-32/9। हल करेंगे तो C बराबर 68 × 36 हुआ, गुणे 5 आ जाएगा, बटा 9 पहले से ही है, कट जाएगा 4 बार। C बराबर 20, 5 गुणे 4 मतलब 20। तो सेल्सियस में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 68 फ़ारेनहाइट का मतलब। अब चलते हैं केल्विन में। दूसरा सूत्र क्या है, K बराबर C-273.15। तो 273 और C का मान है 20, हो गया K बराबर 293.15। तो केल्विन में ये माप हो गया। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड
अथवा 293.15 केल्विन के बराबर होता है। तो ये तापमान में परिवर्तन। स्वाध्याय में भी एक ऐसे ही प्रश्न है आपके पेज नंबर 103 पर कि फ़ारेनहाइट इकाई का तापमान कितना होने पर वह सेल्सियस इकाई के तापमान से दुगना हो जाएगा। तो तापमान किससे दुगना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दुगना हो जाएगा। तो शर्त क्या है? शर्त है फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस का दुगना हो जाएगा। किस? फ़ारेनहाइट के तापमान पर। तो हम सूत्र वही उपयोग करेंगे, C/5 बराबर F ऋण 32/9। यहाँ पर F जो है C का दुगना है इस सिचुएशन में। तो समीकरण बनाएंगे इस तरह से और हल करेंगे। C × 9 हो गया, 5 × 2 C ऋण 32। सरल करेंगे, 9C बराबर 10 C ऋण 160। सरल रूप देंगे तो 9C ऋण 10C को पक्षांतर किया बराबर ऋण 160। तो C बराबर 160 आ गया हल करने पर। तो सेंटीग्रेड में तापमान 160 है, लेकिन हमें पता करना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होने पर दुगना होगा। तो फ़ारेनहाइट में वह 2C के बराबर होगा, अर्थात 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह संख्या सेंटीग्रेड की दुगनी नज़र आएगी। तो C 160 होगा तो फ़ारेनहाइट 320 यानी उसका डबल होगा। तो फ़ारेनहाइट में तापमान 320 होगा तो सेल्सियस उसका आधा होगा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए चलते हैं तापमापी की ओर, यानी तापमान मापने का जो उपकरण या साधन है। बहुत सारे साधन हम देखते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, सब चिकित्सीय है, यानी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास यह उपयोगी होता है। सामान्य तौर पर मनुष्य के शरीर का तापमान नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक सामान्य मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उससे अधिक तापमान होने पर हम कहते हैं कि मनुष्य को बुखार है। सेंटीग्रेड में 36 से 37 होगा तो मनुष्य का तापमान नॉर्मल है, यानी उसे बुखार नहीं है। जबकि फ़ारेनहाइट में यही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कैलकुलेशन कर लेंगे सूत्र द्वारा तो हमें पता चल जाए। उससे ज़्यादा, यानी मनुष्य के तापमान से ज़्यादा तापमान नापना हो तो हम प्रयोगशाला के तापमापी का उपयोग करते हैं। उसमें 100-120 डिग्री और कम से कम -40 तक हम नाप सकते हैं। अलग अलग प्रकार के तापमापी आवश्यकता अनुसार बनाए गए हैं। सामान्य तौर पर जो प्रयोगशाला का तापमापी होता है उसमें पारे का उपयोग करते हैं। कोई भी पदार्थ हम जानते हैं कि गर्म करने पर वह फैलता है, तो पारा भी द्रव पदार्थ है, फैलता है यहाँ पर और वह धीरे धीरे घुंडी में नली जो है उसके ऊपर वह चढ़ता है। यह सिंपल सी थियरी इसमें लागू होती है। किसी भी तापमान में नीचे एक बॉल घुंडी होती है, उसमें पारा या अल्कोहल या अन्य रसायन द्रव भरे होते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो चूंकि वह नली है, जगह नहीं है फैलने के लिए, आयतन बढ़ेगा। गर्म होने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, तो जगह नहीं है तो वह नली में ऊपर चढ़ता है। उस नली को आवश्यकता अनुसार 0 से 100 अथवा -40 से 50 समान अंतर में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो तापीय प्रसरण के कारण द्रव नली में चढ़ जाता है।
सेंटीग्रेड में हिम बिंदु यानी जहाँ पर बर्फ़ जमती है उसे 0 डिग्री कहते हैं, और भाप बिंदु मतलब जहाँ पर द्रव उबलता है वह 100 डिग्री मानते हैं। तो इन दो चिन्हों यानी 0 से 100 के बीच में 100 भागों में उसे बांट देते हैं, समान भागों में। जबकि फ़ारेनहाइट में ये दोनों बिंदु यानी हिम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और भाप बिंदु 212 डिग्री होता है। इनको 180 समान अंतर में भागकर पैमाना या स्केल वहाँ लिख दिया जाता है। अगला है कैलोरी मापी, ऊष्मा मापी। ये क्या है? तो ये ऊष्मा मापने का साधन है। अभी हमने तापमान मापने का एक साधन देखा, ये कैलोरीमीटर यानी ऊष्मा मापी है, ऊष्मा को मापने का साधन है। यह थर्मस फ्लास्क की तरह ही रचना होती है। 2 बर्तन इसमें होते हैं और बर्तन में द्रव भरा होता है, उसमें थर्मामीटर लगा होता है, वीडियोलॉग लगा होता है, और जिस वस्तु की ऊष्मा को नापना होता है, ऊष्मा के प्रवाह को नापना होता है, वह इसके अंदर डालकर हम चेक करते हैं। तो इसकी रचना हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग इस पर नहीं करना है। तो ये एक बाहरी बर्तन होता है, उसके अंदर एक और बर्तन होता है। बर्तन में पानी द्रव भरा है, एक थर्मामीटर लगता है इसमें, एक वीडियोलॉग स्टीरर यानी अंदर के पदार्थ को हिलाने के लिए, पानी को हिलाने के लिए, एक ढक्कन ऊष्मारोधक यानी ढक्कन लगाने पर ऊष्मा न बाहर से अंदर न अंदर से बाहर जा सकती है। और इसी प्रकार दोनों बर्तन के बीच की जगह को सील करने के लिए, ताकि यहाँ का हवा वहाँ, वहाँ का हवा यहाँ न आ सके, किसी माध्यम से एक सील लगाया जाता है ऊष्मारोधी। और जिस पदार्थ की ऊष्मा को चेक करना है वह उसमें रखा जाता है। जैसे कि रचना इस तरह है, बाहरी बर्तन, उसके अंदर एक बर्तन, दोनों के बीच में निर्वात जगह होती है, उस जगह को सील कर दिया जाता है। उसमें थर्मामीटर लगाया जाता है, वीडियोलॉग लगाया जाता है, और जो पदार्थ है उस ऊष्मा चेक करना है उसको अंदर रखा गया। इस तरह से ऊष्मारोधक ढक्कन भी लगा हुआ है इसको। तो हमने देखा इसमें बाहर का एक बर्तन है, अंदर का बर्तन है, धातु का बर्तन, बीच में निर्वात जगह, ऊष्मा अवरोधक लगा रहता है ताकि यहाँ से हवा अंदर दूसरे बर्तन में न पहुँच पाए। ऊष्मा अवरोधक ढक्कन भी लगा है ताकि बाहर की हवा न अंदर जाए, न अंदर की बाहर की ऊष्मा न अंदर, न अंदर की ऊष्मा बाहर। एक वीडियोलॉग लगा रहता है, और तापमाप भी से हम तापमान को चेक करते हैं, और फिर विविध सूत्र द्वारा हम ऊष्मा की गणना करते हैं। अब हम चलेंगे ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट देखेंगे। तो ऊष्मा का 2 प्रभाव बहुत प्रमुख है। एक तो ऊष्मा देने अथवा लेने पर आकुंचन अथवा प्रसरण होता है, यानी ऊष्मा लेने पर कोई वस्तु सिकुड़ जाती है, देने पर वह फैल जाती है। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, यानी उसका आकार, रूप में परिवर्तन। तो ये 2 प्रमुख प्रभाव है ऊष्मा का, आकुंचन, प्रसरण, अवस्था परिवर्तन। तो हम यहाँ देखेंगे ऊष्मा देने पर क्या प्रभाव होता है। तो किसी पदार्थ को ऊष्मा अगर हम देते हैं तो निश्चित है उसका तापमान बढ़ेगा, उसमें प्रसरण होगा, फैलाव होगा। आकुंचन की बात नहीं कर रहे हैं हम। जबकि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। सामान्य तौर पर ऊष्मा देने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, और अधिक ऊष्मा देने पर द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है।
तो ये अवस्था परिवर्तन। तो हम देखेंगे केवल प्रसरण फैलाव को ऊष्मा देने पर। तो ऊष्मा देने पर पदार्थ या वस्तुओं में प्रसरण होता है। हम ठोस का प्रसरण देखेंगे कि ठोस पदार्थों में क्या होता है। तो किसी भी ठोस को ऊष्मा देने पर उसका तापमान बढ़ जाता है, तो उसका प्रसरण होता है। वह तीन तरह से हो सकता है। जैसे अगर कोई लंबा तार है तो उसमें एक रेखीय प्रसरण होगा। पतला चौड़ा कोई आकृति है तो उसमें प्रतलीय प्रसरण होगा। और अगर घन आकृति है, घन वस्तु है, तो उसमें घनीय प्रसरण होगा। क्या मतलब है तीनों का? जैसे कि यह एक तार है, पतला छड़ है, उसमें ऊष्मा दिया गया तो क्या होगा? यह एक चपटा पदार्थ है कोई, उसमें ऊष्मा देने पर क्या होगा? और अगर कोई घन आकृति है तो वहाँ अगर ऊष्मा मिली, ऊष्मा दी गई, तो इनमें कैसा प्रसरण होगा? तो हम प्रसरण पर चर्चा करेंगे कि ठोस को ऊष्मा देने पर तापमान बढ़ता है, उसका प्रसरण होता है। देखिए हमने लंबी आकृति में क्या हुआ, तो उसमें केवल उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, जिसे हम कहते हैं एक रेखीय प्रसरण। दूसरी आकृति में देख रहे हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई यानी वो फैलती है, तो उसे हम प्रतलीय प्रसरण कहते हैं। और तीसरे केस में देखते हैं घन आकृतियों को जब ऊष्मा देते हैं तो वह उसका आयतन बढ़ता है, यानी वो हर दिशा में फैलता है। तो पहले में लंबाई बढ़ती है, दूसरे में क्षेत्रफल बढ़ता है, तीसरे में आयतन बढ़ जाता है तापमान ऊष्मा देने पर प्रसरण में। अब द्रव में देखते हैं। अभी हमने ठोस का देखा, तो द्रव का निश्चित आकार तो होता ही नहीं है, लेकिन आयतन होता है। इसलिए इसमें जब ऊष्मा दी जाती है तो उसका घनीय प्रसरण ही होता है। ये द्रव है, ऊष्मा देने पर इसका आयतन बढ़ता है, तो द्रव में घनीय प्रसरण होता है ऊष्मा देने पर। गैस का प्रसरण गैस में चेक करते हैं। तो गैस का कोई निश्चित आकार तो होता नहीं, न ही कोई निश्चित आयतन होता है। इसलिए ऊष्मा देने पर गैस में कुछ घनीय प्रसरण जरूर होता है, परंतु निश्चित आकार के बर्तन में भरने पर उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है। तो वो क्या करता है? अपना दबाव बढ़ाता है। थोड़ी सी जगह में भी वह गैस हो सकता है और पूरे बर्तन में भी वो फैल जाता है उतना ही गैस। तो आयतन निश्चित नहीं है। तो ऊष्मा देने पर आयतन बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद आयतन नहीं बढ़ता उसका, लेकिन दबाव बढ़ता है। और हम इसे पिस्टन द्वारा अथवा इस तरह ढक्कन देख रहे हैं, वह दबाव के कारण निकल सकता है। तो ऊष्मा देने पर गैस का दबाव बढ़ जाता है। अब चलते हैं प्रसरण का दैनिक जीवन में हमने कहाँ उसका उपयोग देखा है, यानी प्रसरण की घटना को समझते हुए हमने कहाँ उसका उपयोजन किया है। तो रेल की पटरी बहुत सुंदर उदाहरण है उसका। आपने रेल की पटरी देखी होगी, लंबी दूरों मीलों तक फैली होती है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये पटरियाँ एकदम अखंड नहीं होती है, उनमें बीच बीच में अंतर होता है। यह अंतर 1-2 सेंटीमीटर से 2-4 इंच का भी दिखता है कहीं कहीं। तो ये अंतर क्यों रहता है? क्योंकि रेल की पटरियाँ एक रेखीय लंबी आकृति है, पदार्थ है, तो ऊष्मा देने पर वह उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती है। अगर अंतर न रहे तो लंबाई एक दूसरे से टकरा कर पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी।
तो अंतर ना हो तो गर्मी के दिनों में पटरियाँ जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं प्रसरण के कारण, तो गाड़ी पटरी से उतर सकती है, दुर्घटना हो सकती है। चलिए इससे संबंधित कुछ स्वाध्याय देखते हैं। जोड़ो मिलाव है इस तरह से। स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है पानी का क्वथनांक यानी उबलना, सामान्य तौर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, फ़ारेनहाइट में वह 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। कमरे का तापमान 23 डिग्री के आसपास उत्तम होता है, जिसे केल्विन में मापेंगे तो 273.23, 273 में 23 जोड़ देंगे सेंटीग्रेड को तो 296 आ जाएगा, वो हो जाएगा 296 केल्विन। पानी का हिमांक, बर्फ़ जमने, पानी जमने की क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और यहाँ लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जोड़े मिला दिया हमने। अब चलते हैं अगले स्वाध्याय की ओर। सही गलत कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन सा कथन सही गलत है, ये हमें बताना है। पहला कथन है पदार्थ का तापमान जूल में नापते हैं। नहीं, हम तो सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में नापते हैं, मतलब यह असत्य है। ऊष्मा या गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल, हमने छड़ वाला उदाहरण लिया, पानी में डुबाने पर छड़ की ऊष्मा पानी में चली जाती है। ऊष्मा की इकाई जूल है। हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है, ऊर्जा की इकाई जूल। ऊष्मा देने पर पदार्थ में आकुंचन होता है, सिकुड़ता है। गलत, हमने जाना ऊष्मा देने पर पदार्थ फैलता है, ये कथन असत्य है। अगला है ठोस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। बिल्कुल गलत है, ठोस के परमाणु स्वतंत्र नहीं होते, वह अपनी जगह पर एक दूसरे से जुड़े बंधे होते हैं किसी न किसी बॉन्ड से, मजबूती से, ये असत्य है। अगला है गर्म पदार्थ के परमाणुओं की औसत ऊर्जा ठंडे पदार्थ के परमाणुओं की औसत ऊर्जा से सापेक्ष की अपेक्षा कम होती है। तो गर्म पदार्थ की औसत ऊर्जा कम होती है यहाँ कहा गया है, तो ये गलत है। गर्म पदार्थों की औसत ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि उसका तापमान अधिक होता है। तो ये रहा स्वाध्याय जिसमें सत्य असत्य। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरना है। पहला है तापमापी, यह उपकरण मापने के लिए होता है। क्या मापने के लिए, ऊष्मा या तापमान? तो निश्चित है यह तापमान मापने के लिए बनाया गया थर्मामीटर। फिर ऊष्मा मापन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऊष्मा मापन करने के लिए हम ऊष्मा कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी का प्रयोग करते हैं। तापमान यह पदार्थ में के परमाणुओं के गतिज ऊर्जा की मात्रा है, औसत गतिज ऊर्जा की मात्रा है यह। जबकि ऊष्मा क्या है? पूरे गतिज ऊर्जा का योग है। किसी वस्तु की ऊष्मा यह उनमें के परमाणुओं के कुल मात्रा है, यानी कुल गतिज ऊर्जा की मात्रा होती है, टोटल। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए,
सुरक्षित रहिए। थैंक यू।